ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल मई जून 2025 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला 3 महीने का कालखंड धनु के लिए। एक सामान्य रूप से ग्रहों की स्थिति का विवरण जानने के लिए ये त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक राशिफल आते हैं। जहां मासिक राशिफल में जीवन के जो प्रमुख एरियाज होते हैं उनका विवेचन करता हूं, वहीं साप्ताहिक राशिफल में मैं चंद्रमा के गोचर और उनके द्वारा संबंध बनाए जो बनते हैं और उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका विवेचन करता हूँ। बड़े ग्रहों पर भी गोचर की वीडियोज़ आती ही हैं और यथासंभव बाकी ग्रहों पर भी मैं देता ही रहता हूँ वीडियोज़। लेकिन इन सब में से त्रैमासिक राशिफल एक बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करता है, बहुत विशेष होता है, क्योंकि वह व्यक्ति जो समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, ज्योतिष एक विद्या है। मैं साइंस भी नहीं बोलता, कुछ लोग बोलते हैं विज्ञान कह के इसको बेचते हैं, लेकिन विज्ञान नहीं है, विद्या है। दोनों में फर्क है, दोनों को समझना चाहिए। तो ज्योतिष एक विद्या है, ज्योतिष मार्गदर्शन की विद्या है। एक तमोमय तमसपूर्ण जीवन को अगर सत्व तक लेकर जा सकता है कोई विद्या, तो वो ज्योतिष ही है। उसके द्वारा अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए क्या संभावितः ग्रहों की स्थिति अच्छा लेकर आएगी, क्या बुरा लेकर आएगी, कहाँ पे लाभ उठाना है, कहाँ पे बचना है, कहाँ पे केयरफुल रहना है, कहाँ पर उत्साहित होना है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए ये त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। संक्षिप्त में अगर विवरण दूं तो मंगल बहुत लंबे टाइम बाद राशि परिवर्तन करेंगे और वो वापस उसी राशि में आ जाएंगे जिसमें वो अक्टूबर 2024 में थे, यानी कि कर्क में। इसके साथ ही अप्रैल के ही महीने में सूर्य यानी कि आपके भाग्येश वो भी उच्च के हो जाएंगे। मई का महीना तो बहुत बड़े बदलाव लाएगा, जिसमें गुरु का राशि परिवर्तन होगा, राहु का राशि परिवर्तन होगा और केतु का राशि परिवर्तन होगा। जो बड़े ग्रह हैं उसमें से एक तो आपके लग्नेश हैं, जो बहुत लंबे टाइम से छठे घर में गोचर कर रहे थे, अब वो केंद्र भाव में आके लग्न को ही देखेंगे। और जब तक जून आएगा वहां तक आते आते तो गुरु और सूर्य की युति होगी और अंगारक दोष भी बनेगा। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है इस 3 महीने के कालखंड में, और इन सभी चीज़ों की विवेचना मैं अपने स्तर पर अपनी जितना भी मेरा संक्षिप्त ज्ञान है उसके द्वारा करने का प्रयत्न करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली मैं हर बार समझाने का प्रयास करता हूं कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। कोई बोलेगा लग्न राशि धनु है, मेरा अलग राशिफल बनाइए। कोई बोलेगा मेरी चंद्र राशि धनु है, अलग राशिफल बनाइए। कोई बोलेगा मेरा नाम राशि है, कोई बोलेगा मेरा जोडियक है। नहीं हो सकता, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। मैं हमेशा ये भी बताता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत मत है, भारतीय ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष लग्न आधारित है। लग्न से देखेंगे तो बहुत अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो सेकंड ऑप्शन चंद्र राशि है, या फिर जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम अप्रैल के महीने के साथ। अप्रैल का महीना बड़े बदलाव लेकर आएगा और शुरुआती भाग में ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, वो होगा मंगल का। मंगल महाराज राशि बदलेंगे और आपके अष्टम भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। यहाँ पे वो नीच के हो जाएंगे और वापस उसी राशि में आएंगे जिसमें वो 20 अक्टूबर 2024 को आए थे। सबसे पहले नीच का ग्रह क्यों कहते हैं, कई लोग ये पूछते हैं कि नीच क्यों कहते हैं। सबसे पहली बात कि शास्त्रोक्त है, ये शास्त्रों में यही शब्द का उपयोग है। ये कहना कि नीच का मतलब ग्रह को नीचा दिखाना या फिर ग्रह की अवहेलना करना या फिर ग्रह को निम्न स्तर का बताना नहीं है। ये अपना व्यक्ति का या जो ज्योतिष समझता है उसको विवेचन होना चाहिए कि क्या ऋषि मुनि नीच शब्द का प्रयोग उस भावना में करेंगे, नहीं। मैं हमेशा मैं कहता हूँ कि नीच का ग्रह बुरा नहीं होता। किसने कमेंट में पूछा था कि नीच का क्यों कहते हैं। ज्योतिष में या कहिए संस्कृत में एक शब्द के कई मायने होते हैं। जैसे कोटि का बुरा उपयोग कर कर अंग्रेजों ने करोड़ बता दिया, तो फिर बोलने शुरू हो गए कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, जो कि नहीं है, कोटि है, प्रकार है। वैसे ही नीच का एक शब्द हीन भी होता है, जो अर्थ होता है वो हीन भी होता है, यानी कि वो ग्रह अपनी
अच्छी क्वालिटीज से हीन हो जाता है, यानी कि उसकी जो अच्छी क्वालिटीज होती हैं वो कम हो जाती हैं। हर ग्रह के अच्छे और बुरे कारकत्व होते हैं। जो तो कोई ग्रह अगर नीच का होता है इसका मतलब नहीं कि वो खराब हो गया या वो रिजल्ट नहीं दे सकता, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि उस ग्रह की जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं वो ज़्यादा उभर कर सामने आती है, जो मैं बताऊंगा। इसलिए ये कहना कि नीच का शब्द वही है, वो एक व्यक्ति का अपना समझने का तरीका हो सकता है। ज्योतिष में समझने का, ज्योतिष में विवेचन का बहुत एक ज़रूरत होती है। तो मैंने कहा किसी ने अगर ये बोलेगा कि नीच का ग्रह बुरा होता है, बिल्कुल नहीं होता। हीन भावना मतलब कि वो हीन हो जाता है, उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, जो उसका नकारात्मक स्वभाव है वो आता है। मैं बताऊंगा कि क्या मंगल का नकारात्मक स्वभाव होता है। लेकिन ओवरऑल अष्टम में मंगल आते हैं तो मंगल दोष स्टार्ट हो जाता है, तो मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पर अगर वैसे देखें तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आपका धन योग बन रहा है, बहुत स्ट्रांग धन योग। कारण क्या है, मंगल आपके अष्टम में बैठे हैं और लाभ स्थान को देख रहे हैं। सबसे पहला, जब भी अष्टम का लाभ स्थान से कुछ योग होता है तो एक प्रकार से अचानक से धन प्राप्ति का योग बनता है। उसके साथ वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान को भी देख रहे हैं, जो कि उनका उच्च की राशि है, तो ये भी बहुत स्ट्रांग योग बनता है। लेकिन इसके साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिनको मैं कहता हूँ, या मैं क्या कहता हूँ, शास्त्र ही कहते हैं 2, 5, 8, 11, जिनको पनफरा भाव कहा जाता है। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। ज्योतिष में कई ग्रुप ऑफ हाउसेस होते हैं, 3, 6, 10, 11, 2, 5, 8, 11 पनफरा भाव, अपोक्लिम भाव होते हैं, त्रिषण आय होता है। तो उसी तरह से पनफरा भाव होते हैं, जो कि होते हैं 2, 5, 8, 11। ये कैसे कंबाइन हो रहे हैं, दूसरे भाव को मंगल देख रहे हैं, पंचम के स्वामी हैं, अष्टम में बैठे हैं, 11वें को देख रहे हैं। तो ये अचानक से बहुत बड़ी धन की प्राप्ति का एक योग बनाता है। बहुत श्रेष्ठ आपके लिए ये एक प्रभाव दिख रहा है। ऊपर से मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, और मंगल का विपरीत राजयोग स्ट्रांग होता है। यहाँ पे कई कार्य आपके पूर्ण होंगे, कई रुके हुए, कई अटके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। सप्तम में मंगल इससे पहले पतित हो गए थे, कई लोगों की मैरिड लाइफ में दिक्कत आई होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक हो जाएगी, मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आई थी, बिजनेस में कुछ दिक्कतें आ रही होंगी, पैसा कहीं पे अटक गया होगा, इमेज खराब करने का प्रयत्न किया होगा किसी ने, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका कम हुआ होगा, वो सारी ही चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होंगी। लेकिन मैरिड लाइफ में जहाँ तक है वो प्रॉब्लम बनी रहेगी, क्योंकि मंगल अष्टम में है, ये सबसे स्ट्रांग मंगल दोष होता है। ऊपर से आपके जो सप्तमेश हैं उनकी भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, वो यहाँ पर नीच के हैं, वक्री हैं, सूर्य के साथ हैं, शनि के साथ है, राहु के साथ हैं। जो कारक हैं शुक्र के वो भी अभी वक्री है, मार्गी हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि मंगल दोष भी है इसलिए मैरिड लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जिनकी ऑलरेडी दिक्कत चल रही है वो दिक्कत थोड़ी सी रहेगी। गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा और थोड़ा सा अपने पति या पत्नी के सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा। अष्टम के मंगल आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मंगल का अगर प्रभाव देखें तो वो आपके लाभ स्थान को देख ही रहे हैं, आपके धन स्थान को देख ही रहे हैं, जैसा मैंने कहा। अब ये 10वें से दूसरा है और मंगल 10वें से 11वें में बैठे हैं। करियर में पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। मंगल धन स्थान को देख रहे हैं जो कुटुंब भाव है, तो घर में भी पैसा आएगा। और मंगल तीसरे घर को भी देख रहे हैं जो चौथे से 12वां है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक, चौथा से 12वां प्रॉपर्टी का अंत, यानी कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए, और 11वां भाव लाभ के लिए होता है। अगर बहुत टाइम से कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे उसके लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है। इसके साथ ही मंगल अष्टम में है तो ये अपने आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ काम अटक रहा था या पैतृक संपत्ति में कुछ कंस्ट्रक्शन कराना था, उसका भी योग बन जाता है। इसके साथ ही अगर आप अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर कोई नई संपत्ति लेना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। क्यों? क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, चौथे से लाभ और चौथे से अष्टम जो कि लग्न से लाभ है, ये एसेट्स दिखाता है, गेन ऑफ वेल्थ दिखाता है, ये चौथे से लाभ है और मंगल कारक है प्रॉपर्टी के। तो अगर आप अपनी कोई पैतृक संपत्ति को बेचकर कोई नई संपत्ति लेना चाहते हैं, कई लोग होते हैं वो गांव नहीं जा पाते, जमीन है, फिर वो क्या करते हैं कि वहां से बेचकर अपने आसपास कोई ले लेते हैं कि उसका उपयोग हो जाए। अब ये सही है गलत तो व्यक्ति के अपने जीवन पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से पैतृक जगह पर कुछ ना कुछ जगह तो आपको छोड़नी चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो आपकी हमेशा रहनी ही चाहिए, वो मेरा व्यक्तिगत मानना है, पर लोगों के अपने अपने इसमें नजरिए हैं। लेकिन उसका योग यहाँ पर बन जाता है। बस ध्यान क्या देना है कि मंगल अष्टम में बैठकर वाणी के स्थान को देख रहे हैं, बहुत वाणी में कटुता, बहुत वाणी में कड़वाहट आ जाएगी। धनु वाले लोग मैं हमेशा कहता हूँ ब्लंट होते हैं, टू द फेस होते हैं,
पर ये मंगल का प्रभाव वो ब्लंटनेस को रूडनेस की तरफ लेके जा सकता है, यानी कि आपकी स्पष्ट बोली को कड़वी बोली में बनाएगा, में कन्वर्ट करेगा। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छा है। कटु वाणी, कड़वी वाणी किसी को भी नहीं अच्छी लगती। आप बोल देते हैं, कई बार हम बोल भी देते हैं ना किसी को कड़वा, फिर बाद में पछताते हैं क्यों बोल दिया, लेकिन बाद में फिर नहीं बचती चीजें। बड़े बड़े युद्ध वाणी के कारण ही हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अष्टम से मंगल तीसरे घर को देख रहे हैं, अचानक से भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं, और क्योंकि पैतृक संपत्ति की बात आ गई तो भाई बहनों के बीच में पैतृक संपत्ति को लेकर ही विवाद हो सकता है। बड़े बड़े रिश्ते, अच्छे अच्छे रिश्ते, जो भाई बहन दुनिया भर की बातें करते थे, राखी बांधते थे, वो एक जमीन के टुकड़े को लेकर बड़े बड़े दुश्मन, जानी दुश्मन बन जाते हैं। तो उसका योग भी यहाँ पर बन रहा है। तो थोड़ा सा सचेत रहेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर कुछ ऐसा होता है उसको मिलजुल के सुलझा लीजिए, बहुत अच्छा है। अदरवाइज रिश्ते ही टूटते हैं और कुछ नहीं होता। बुध मार्गी होंगे और शुक्र मार्गी होंगे। बुध कब मार्गी होंगे? 7 तारीख को। अच्छा है आपके लिए, वैसे तो आपके बाधकेश है, लेकिन चौथे घर में मार्गी होंगे। जो कन्फ्यूजन, जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही थी, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो एक अनईजीनेस आ रही थी, वो धीरे धीरे करके कम होगी। पूरी तो नहीं होगी, अभी भी ग्रहों का जमावड़ा यहाँ पे है अप्रैल में, धीरे धीरे करके ही वो कम होगा। तो सुधार होगा लेकिन स्लोली स्लोली। और शुक्र का प्रभाव भी 13 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ से भी चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। लाभ स्थान के स्वामी हैं, छठे घर के स्वामी हैं, दोपचे भाव, कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे, तो ठीक है ये भी। और थोड़ा थोड़ा इमोशनली बेटर होना शुरू हो जाएंगे। और अप्रैल के अंत में एक योग बनेगा बहुत अच्छा, लक्ष्मी योग, धन योग, भाग्य योग। वो योग ये है कि सूर्य उच्च की अवस्था के हो जाएंगे। साल में एक बार सूर्य उच्च के होते हैं, तो सूर्य पंचमस्थ हो जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। बहुत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, क्योंकि नवमेश है। सबसे बड़ी बात, भाग्य स्थान के स्वामी भाग्य स्थान से भाग्य स्थान में बैठे, यानी कि नवम से नवम में, तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। ये लक्ष्मी स्थान है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में, लक्ष्मी योग बन रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य जो है वो 10वें से 12वें के स्वामी हैं और 10वें से अष्टम में बैठे हैं। 10वें से 12वां चेंज, 10वें से अष्टम चेंज। जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। 7वें से 11वां में एक उच्च का ग्रह आ गया। बिजनेस में बहुत तेज गति से लाभ होगा। आपके पति या पत्नी को प्रमोशन या धन का लाभ भी मिल सकता है, पद प्राप्ति का लाभ भी बन जाता है। और स्टूडेंट्स के लिए तो अलग ही लेवल पर सक्सेस है। स्टूडेंट जिनका इस एक महीने में 14 अप्रैल के बाद कोई एग्जाम आदि रहता है तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सोचने की क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ अगर हम देखें तो सूर्य और मंगल दोनों ही लाभ स्थान को देख रहे हैं। और सूर्य क्या है? सूर्य लक्ष्मी स्थान के, भाग्य स्थान के स्वामी है, और मंगल लक्ष्मी स्थान के और त्रिकोण के स्वामी है, नवम से नवम। तो भाग्य भरपूर साथ देने वाला है धन अर्जित करने के लिए। और लाभ स्थान पर सूर्य मंगल दोनों अग्नि तत्व है। आपके डिजायर्स कि कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, टू अचीव समथिंग, एम्बिशन बहुत अच्छा रहेगा। तो ये महीना बहुत अच्छा है, धीरे धीरे करके बहुत सकारात्मकता आएगी। कई धनु के जातकों के लिए जनवरी से मार्च का महीना बहुत इजी नहीं रहा होगा। कुछ लोगों को प्रमोशंस मिली होंगी, कुछ लोगों को धन का लाभ मिला होगा, लेकिन बहुत अनिश्चितता आई होगी, सेहत खराब हुई होगी, मंगल का प्रभाव ऐसा था कि इंजरी हुई होगी। लेकिन अब धीरे धीरे करके चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और ये अप्रैल का महीना ही एक सकारात्मकता, सार्थकता और स्टेबिलिटी दिखाता हुआ दिख रहा है। सेहत वाइज मैं कहूँगा कि प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, पाइल्स आदि की दिक्कत रहती है तो दिक्कत बढ़ेगी। बीपी की प्रॉब्लम, स्पेशली जिनको लो बीपी का इशू है उनकी परेशानी बढ़ेगी। और जिनको कार्डियक की प्रॉब्लम है उनको तो अभी भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अप्रैल का महीना काफ़ी हद तक चीज़ों को बेटर करेगा। अब चलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीने की तरफ, मई का महीना, जहाँ पे बहुत बड़े ग्रह राशि बदल रहे हैं। चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना तो बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति, राहु, केतु तीनों बड़े ग्रहों के गोचर हो रहे हैं। सबसे पहला लेकिन जो गोचर होगा वो 7 मई को होगा। 7 मई को बुध यानी कि मकरी वो अपनी राशि बदलेंगे और आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। बुध जो है वो आपके लिए बाधकेश तो है, लेकिन 2 केंद्रों के स्वामी भी हैं, तो ये नहीं कह सकते कि बुरे ही ग्रह हैं, केंद्रों का स्वामित्व तो है। हाँ, बाधकेश बन जाते हैं तो कुछ कुछ जगहों पर प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। वो 2 केंद्रों के स्वामी हैं, तो उस नाते जब त्रिकोण में आते हैं तो राजयोग बनता है, और ये स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष है। इसके साथ ही वो एक त्रिकोण के स्वामी के साथ त्रिकोण भाव में बैठे हैं। ये लक्ष्मी स्थान है, ये लक्ष्मी स्थान है। तो लक्ष्मी यानी कि धन की वृद्धि यहाँ पे होगी ही। और 2 केंद्रों का स्वामी, एक त्रिकोण का स्वामी,
त्रिकोण में बैठकर, लक्ष्मी स्थान में बैठकर लाभ स्थान को देखेगा। जिस अपने आप में धन की प्राप्ति, धन की वृद्धि का योग बना रहा है। तो धन के लिए मई का महीना शुरुआत से ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। इसके साथ ही पंचम में है तो क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो अति विशेष है। बुध आदित्य योग वो भी पंचम में, एग्जाम है, कुछ और चीज़ है, कोई असाइनमेंट है, कुछ भी करना है, रिटेंशन पावर है, फोकस है, सब कुछ आपका यहाँ पे श्रेष्ठ रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। इसके साथ ही 10वें घर के स्वामी का अपने से अष्टम में आना और 10वें से 12वें के स्वामी यानी कि सूर्य के साथ बैठना इंडिकेट करता है कि फिर से अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो मई का शुरुआती भाग भी आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। बस वो बाधकेश हैं, तो कभी कभी क्या होगा कि आप सोचेंगे कुछ और वो प्रैक्टिकल शायद नहीं होगा, मतलब कि एक प्रैक्टिकलिटी की कभी कभी सोच में कमी आ सकती है। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका नहीं रहेगा। वो सप्तम से 11वें में बैठे हैं, सप्तम के स्वामी है, तो यहाँ से भी बिजनेस में ग्रोथ दिख रहा है। इसके बाद गोचर होगा 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का, बहुत विशेष, अति विशाल गोचर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है बृहस्पति। लेकिन आपके लिए तो लग्नेश बन जाते हैं, तो उनकी जो महत्वता है वो कई गुना बढ़ जाती है। सबसे पहले छठे घर को छोड़ देंगे। जो रोग, धनु वालों को बहुत रोग दिए होंगे पिछले 1 साल में, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, सब कुछ बहुत बड़ा होगा। लेकिन फिर भी अर्थ त्रिकोण में थे तो कई लोगों के करियर में ग्रोथ रही होगी, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिला होगा, धन की वृद्धि हुई होगी। लेकिन टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सब पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा। अब जैसे ही गुरु आपके सप्तम भाव में आएंगे तो चीज़ें स्थिर होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे केंद्र बल मिल गया, क्योंकि गुरु केंद्र में आ गए और यहाँ पे शनि और गुरु मिलकर केंद्रों को प्रभावित करें, मतलब कि सारे केंद्र शनि और गुरु के अधीन आ जाएंगे, मतलब कि इन टोटलिटी। अब गुरु जैसे लग्न को देखेंगे और सप्तम में बैठे तो दोनों केंद्र शनि गुरु से प्रभावित है, और शनि चौथे में बैठकर सप्तम को देखेंगे और लग्न को भी देखेंगे। तो शनि जहां काल है वहीं बृहस्पति भाग्य है, और ये दोनों जब केंद्र में है लग्न से, तो ये एक परस्पर स्थिरता, स्टेबिलिटी दिखाता है। विष्णु स्थान जो होते हैं 1, 4, 7, 10, ये स्टेबिलिटी देते हैं, दे आर पिलर्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे शनि गुरु का होना यानी कि जीवन में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा है ये। सप्तम में गुरु आ रहे हैं तो मैरिड लाइफ विवाह के योग बना देते हैं। जैसे ही गुरु सप्तम में आते हैं तो विवाह के योग बना देंगे, और एक प्रकार से वो लग्न को देखेंगे, कारक हैं संतान के, तो संतान का योग भी बना देंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। विवाह करना चाहते हैं, विवाह के इच्छुक हैं, या संतान के इच्छुक हैं, दोनों के लिए ही यहाँ पे एक परिपूर्ण और संपूर्ण योग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर एक बहुत विशाल टॉपिक है, तो मैं एक अलग वीडियो उन पे विस्तृत बनाऊंगा ही हर लग्न के लिए। लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त में जितना बता सकता हूँ उतनी चर्चा करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और ये भी आपको समझना चाहिए कि ये जो गुरु हैं ये अतिचारी हैं। गुरु की स्पीड बहुत तेज रहेगी, केवल 5 महीने में वो राशि बदल लेंगे। अगर आपको याद हो 2024 में 1 मई को वो आपके सप्तम भाव में आए थे, और 2025 में 14 मई को आ रहे हैं, यानी कि 1 साल 14 दिन। लेकिन अब अक्टूबर के ही स्टार्ट में वो अष्टम में चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे कर्क में। तो ये बृहस्पति अतिचारी हैं और इनका रिजल्ट भी तेज से आएगा। तो बृहस्पति लग्नेश है और 10वें से 10वें में बैठे हैं। अचानक से प्रमोशन हो सकता है, अचानक से प्रमोशन के योग बन सकते हैं। चौथे घर के स्वामी हैं, अचानक से वाहन लेना और घर खरीदने के योग बनेंगे। अगर आप चाह रहे थे कि कोई प्रॉपर्टी खरीदे, नहीं खरीद पा रहे थे, बहुत सुंदर, बहुत सुशील योग यहाँ पर बन रहा है। और अपनी इमेज को बेटर करने के लिए, अपनी इमेज को सुधारने के लिए भी कहीं ना कहीं योग बहुत अच्छा होता है। गुरु का एक प्रभाव लाभ स्थान पे, और गुरु वृद्धि के कारक है। तो एक प्रकार से लाभ स्थान पर गुरु की दृष्टि, यानी कि आपके जीवन की वृद्धि होगी, लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, हर प्रकार से आपको भौतिक सुख संपन्नता मिलेगी। गुरु का एक प्रभाव लग्न पर है और अपनी ही राशि है उनकी लग्न में, यानी कि बहुत शुभ है। पूरा जीवन ही यहाँ पर विस्तार पूर्ण होने वाला है। जीवन में आगे बढ़ने का, एक्सपेंशन का आपको मौका मिलेगा। और इसके साथ ही शनि, वो भी आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, और शनि और गुरु दोनों मिलकर लग्न भाव को देख रहे हैं। ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शनि समय और गुरु भाग्य, शनि मेहनत, गुरु रिजल्ट, इन दोनों की दृष्टि अगर किसी एक भाव पर पड़ती है ना, या दोनों मिलकर किसी एक भाव को प्रभावित करते हैं,
या कभी कभी 2 भावों को भी प्रभावित कर सकते हैं, तो वो बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। और आपका तो लग्न ही एक्टिवेट हो रहा है, सालों बाद होगा ऐसा, और मुझे पता ही नहीं अगली बार कब ऐसा होने वाला है, क्योंकि गुरु की स्थिति जहाँ पे होगी, वो जब लग्न को अगली बार देखेंगे तब शनि नहीं देखेंगे, जब 27 में यहाँ पे आएंगे तब शनि नहीं देखेंगे, शनि निकल जाएंगे 27 में। तो ये बहुत सालों बाद ये होने वाला है कि गुरु और शनि आपके लग्न को देखेंगे, और अब इसके बाद भी बहुत सालों बाद रिपीट होगा। ये टाइम होता है वृद्धि का, ये टाइम होता है अपने जीवन के स्तर को वहां पे पहुंचाने का कि वहां पे फिर आपको कोई पकड़ ना पाए। तो बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइएगा जितना लाभ उठा सकते हैं। और देखिए, गुरु आपके लग्नेश हैं, शनि आपके धनेश हैं, दोनों मिलकर लग्न को देखें, धन की वृद्धि होगी। शनि आपके त्रियेश हैं, बृहस्पति आपके चतुर्थेश हैं। तो उपचय भाव लग्न चौथा दूसरा अपनी पूरी मेहनत से अपने जीवन में फिक्स्ड एसेट्स भी बनाएंगे, धन की प्राप्ति भी होगी और जीवन की गति भी आगे बढ़ेगी। बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ। अब सप्तम के गुरु वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं। आप कहेंगे गुरुजी बोल रहे हैं कि वैवाहिक जीवन कैसे खराब हो, यही रूल है, आप शास्त्र पढ़िए। सप्तम के गुरु वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं माने जाते। गुरु के बारे में कहा जाता है कि जहां बैठते हैं उस भाव को खराब करते हैं। ये मेरा मानना नहीं है, मेरा जो मानना है, जो मेरा आंकलन है वो ये है कि गुरु जिस भाव में बैठ गए, अगर वो अपनी राशि स्वराशि है तो अलग बात है, जैसे धनु मीन या फिर उच्च की राशि कर्क, लेकिन अदरवाइज वो जिस भाव में बैठ गए उस भाव को खराब नहीं करते, गलत चीज है, लेकिन उसका जो जीव तत्व है उसको प्रभावित करते हैं, उससे संबंध बिगाड़ते हैं। तो सप्तम भाव का जीव तत्व क्या हुआ? आपके पति, आपके पत्नी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है और फिजिकल इंटीमेसी की दिक्कत आती है सबसे बड़ी। तो उसके कारण तो बड़ी बड़ी शादियां टूटती हैं। तो अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सीरियसली लीजिएगा। उसको अब डिपेंड करता है, अगर यंग कपल्स हैं तो उनके लिए ऑब्वियसली बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन अपनी पब्लिक इमेज को बनाने के लिए, एक विस्तृत अपने पूरे स्वरूप को करने के लिए इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। गुरु का एक प्रभाव तीसरे घर पर भी होगा, और तीसरा भाव स्किल्स का है, मेहनत का है, हिम्मत का है। तो भाग्य के कारक लग्नेश तीसरे घर को, लाभ स्थान को देख रहे हैं, और ये काम त्रिकोण एक्टिवेट हो गया। आपकी इतनी इच्छाएं पूरी करके जाएंगे ना गुरु की, आपने भी सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये गुरु अतिचारी हैं। बार बार कह रहा हूं, अतिचारी ग्रह तेज रिजल्ट देता है। जहां वक्री ग्रह विलंब करेगा तो अतिचारी तेज रिजल्ट देगा। बहुत श्रेष्ठतम आपके लिए गुरु का प्रभाव है। इसके जैसे मैंने कहा, एक बहुत अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा ही। गुरु ज्ञान के कारक है, तो लग्न को देखना, आपका जीवन के हर एरिया में जो आपका ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी ही। और वो चौथे घर के स्वामी है, तो भौतिक सुख संपन्नता भी आपके जीवन में आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद 15 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य वृषभ में आकर बैठ जाएंगे 15 मई को। सूर्य का छठे घर में आना बहुत अच्छा होता है, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और वो नवम के स्वामी है, तो ये पिताजी के लिए अच्छा नहीं होता। छठे घर में जाना पिताजी को प्रॉब्लम, लेकिन नवम से 10वें में है तो पिताजी का कोई अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है, या फिर उनको कोई लाभ मिल सकता है, लेकिन उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। छठा भाव करियर का भी एक भाव होता है, 2 6 10, तो जो सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा है, और करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। ये भाग्य स्थान के स्वामी छठे घर में है, कोई लीगल केस चल रहा था उससे निकलने के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर से नवमेश भी है और पिताजी के कारक भी हैं, पिताजी से संबंध भी कर सकते हैं, बॉसेस से संबंध भी कर सकते हैं, और पिताजी की सेहत पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ से सूर्य अपना पूरा प्रकाश 12वें घर पर डालेंगे। खर्चे तो थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन विदेश संबंधित कार्यों में सफलता का योग भी यहाँ पर बन जाता है। अच्छा है ये। गुरु से 12वें घर जो घर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, या बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं गुरु। ज्योतिष में कई सूत्र हैं, जैसे शुक्र से दूसरा घर और गुरु से 12वां घर, ये दोनों ग्रह इन दोनों भावों को प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए 12वें घर में जब भी शुक्र बैठते हैं ना, उनको अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो पूरे लग्न को ही प्रभावित करते हैं, लग्न पर ही अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। तो अच्छा है ये, शुभ है। इस पे इसका लाभ उठाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु का प्रभाव छठे घर पे और सूर्य है, तो ये लीगल केसेस को सॉल्व करने में आपकी बहुत मदद करेगा। करियर में वृद्धि, करियर में जो रुकावटें आ रही थी उनको दूर करने में मदद करेगा। और शनि का इम्पैक्ट भी है सूर्य पर, तो ये और भी आपको कॉम्पिटिटिव, अपने दुश्मनों का अंत करता हुआ ये दिखाता है। बहुत अच्छा है, बहुत शुभतापूर्ण है। इसके बाद अगर हम देखें तो 18 मई को होगा बहुत बड़ा गोचर। राहु और केतु दोनों का साथ में ही होता है। एक टाइम में एक ही राक्षस थे, एक ही असुर थे, राहु और केतु, स्वर भानु तब थे।
उल्टे चलते हैं तो राहु तीसरे घर में और केतु नवम भाव में। तीसरे घर में पहले राहु की बात कर लेते हैं। अत्यंत शुभ पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन। चौथे घर के राहु थे ना, तो आपके परिवार में दिक्कतें आई होंगी, परिवार में किसी वृद्ध सदस्य की तबीयत खराब हुई होगी और भी कुछ बुरा प्रभाव रहा होगा, कंफ्यूजन बहुत रहती होगी, डिसकंटेंटमेंट भी आई होगी। लेकिन अब तीसरे घर के राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तीसरे घर के राहु बहुत शुभ माने जाते हैं। यहाँ पे वो आपके अंदर बल, पराक्रम, कुछ नया सीखने की हिम्मत, कुछ नया करने की हिम्मत दोनों ही देते हैं। राहु और केतु पर भी मैं अवश्य बहुत विस्तृत वीडियो बनाऊंगा ही, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको लाइटली या नॉर्मली नहीं लिया जा सकता। मैं अगर अभी कोशिश करूँ तो बहुत लंबा यही टॉपिक खिल जाएगा, तो मैं उन पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त में तीसरे घर के राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके जीवन को अगर बदलना है, आपको अगर आपको अपना ना कंफर्ट जोन से निकलना है, अगर आपको अपने जीवन में एक नया रास्ता इख्तियार करना है, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। कुछ सीखना है, कुछ प्राप्त करना है, बहुत अच्छा है। राहु का प्रभाव सप्तम पर, विवाह का योग सुंदर बनाते हैं। राहु विवाह में कैटलिस्ट का काम करते हैं, मैं बहुत बार इस चीज को बता चुका हूँ। ये मेरा नहीं है, के.एन. राव सर का एक प्रिंसिपल है, उन्होंने कहीं से इसको सीखा था, तो हमें हमेशा बताते थे कि राहु, और मैंने कई बार इस चीज को लगाया है अपने जीवन में, जितना मेरा ज्योतिष अनुभव है। राहु के गोचर से मैंने कई बार प्रेडिक्शन करी है कि शादी इस टाइम पे हो जाएगी, और हुई है। अब वो अलग बात है कि राहु का प्रभाव कभी कभी जल्दबाजी में भी शादी कराता है, वो शादी की क्वालिटी कैसी होती है वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, राहु कभी कभी गोचरस्थ होकर बहुत जल्दी और जल्दबाजी में, दोनों में शादी कराते हैं। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि राहु का प्रभाव वाला थोड़ा सा थम कर ही शादी करनी चाहिए, बहुत एकदम तेज भागना नहीं चाहिए। लेकिन विवाह का परिपूर्ण योग बनाते हैं, और राहु और गुरु मिलकर लाभ स्थान को देख रहे हैं। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? ये एक्सपेंशन, राहु गुरु एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन, मतलब कि हर स्तर पे जीवन, पैसा, करियर, बिजनेस, भौतिक सुख, हर चीज में आपको लाभ मिलने वाला है। ये राहु और बृहस्पति आपके जीवन के स्टैंडर्ड को ही बदल के रख सकते हैं। यहाँ पे किसी की अच्छी दशा, अंतर दशा है, वो तो फिर इतना लाभ कमा सकता है ना कि खुद सोचेगा नहीं, कि उसने खुद सोचा नहीं होगा। नॉर्मल भी है, बहुत अच्छा रहेगा तब भी। कोई बहुत ही बुरी अंतर दशा चल रही होगी, दशा चल रही होगी, फिर मे भी थोड़ा सा मीडियोकर है, लेकिन अदरवाइज हो बहुत श्रेष्ठ है। ये काम त्रिकोण को एक्टिवेशन है, बिजनेस स्टार्ट करना हो, धन के स्रोत बढ़ाने हो, अपनी इच्छाओं की परिपूर्णता के लिए, पूर्णता के लिए, बहुत आपकी कई इच्छाएं, जैसे मैंने गुरु के बारे में बोला था, कई इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। और सप्तम पर राहु गुरु का प्रभाव, ये पॉपुलैरिटी, सोशल मीडिया, अपने आप को फेमस करना, बहुत अच्छा योग बन रहा है। राहु का तीसरे घर में बैठना यात्राओं का योग बनाता है। छोटी मोटी यात्राएं होंगी, बाहर जाने का एक छोटा मोटा अवसर मिल, छोटा मोटा मतलब कि लंबे टाइम के लिए, लेकिन मे बी फॉर अ कपल ऑफ डेज या एक हफ्ते के लिए बाहर जाने का योग बन जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। बस इसका क्या है कि भाई बहनों से थोड़ा सा रिजल्ट इसका खराब हो सकता है। चौथे घर में शनि है, तीसरे घर में राहु है, तो ये भाई बहनों से संबंध थोड़े से बिगाड़ सकता है। अदरवाइज बहुत अच्छा है, राहु गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा रिजल्ट देकर आएगा। जीवन की वृद्धि का टाइम है, बार बार इस चीज का उपयोग कर रहा हूँ, इस शब्द का, जीवन की वृद्धि का टाइम है, इसको जाया मत कीजिएगा। नॉलेज हो, स्किल्स हो, सब कुछ आपका बढ़ने वाला है। इसके साथ ही केतु का प्रभाव भी होगा, और केतु आपके लग्न को देखना शुरू कर देंगे। अब केतु और बृहस्पति लग्न को देखेंगे, यानी कि ज्ञान की वृद्धि ही होगी, ज्ञान की बहुत वृद्धि होगी। आपका जिस भी एरिया में है, नवम में है तो शास्त्रीय ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, लेकिन ये हायर स्टडीज का भी है, गुरु भी नॉलेज के कारक है, तो हायर स्टडीज कर पाएंगे। केतु रिसर्च के कारक है, तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। केतु पंचम को देखिए, ये अपने जीवन को समझने का अच्छा टाइम, क्योंकि ना केतु अतीत में लेके जाते हैं, केतु रीजन ढूंढवाते हैं। कई लोग ना केतु की दशा में अवश्य ज्योतिष सीखते हैं। केतु की दशा में बहुत लोग केतु की ही दशा में, अंतर दशा में ज्योतिष में आते हैं, या फिर केतु के गोचर की, लग्न में गोचर, नवम में गोचर, पंचम में गोचर, क्योंकि केतु ना थोड़ा सा भौतिक रूप से व्यक्ति को तंग करते हैं। जब तक बहुत अच्छा चल रहा है ना, लोग ज्योतिष का मजाक भी उठाते हैं, अरे क्या है, कुछ नहीं है। जब फिर बुरा टाइम आता है ना, तो फिर जो, अब वो डिपेंड करता है आप किस ज्योतिष के पास जा रहे हैं, लेकिन बुरे टाइम में कहीं ना कहीं ज्योतिष के पास व्यक्ति जाता है, क्योंकि उसको फिर समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर जाके देखता है, हाँ भाई ये दशा चल रही है, दशा चल रही है, प्रभाव। लेकिन केतु में क्या होता है, केतु और शनि में क्यों लोग आते हैं, क्योंकि ना फिर वो उनको समझ आता है कि कोई ना कोई कारण है जो हमारे, क्योंकि हमारे कंट्रोल से बाहर है। क्योंकि इनका जब प्रभाव आता है ना, केतु शनि का, कुछ भी कर लो नुकसान होते ही हैं, फिर भौतिक रूप से परेशानी होती है, व्यक्ति कितना भी परिश्रम कर ले। क्योंकि मैंने कहा ना, जब अच्छा टाइम होता है, अरे ज्योतिष कुछ नहीं होता, हम तो अपने कर्मों पर सब कुछ करते हैं, मेहनत पे भरोसा करते हैं। मैं देखता हूँ कमेंट, मेहनत सब कुछ होती है। अरे भैया, अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो एक जो
एक श्रमिक है, वो तो सबसे अच्छा जीवन जी रहा होता ना, अगर मेहनत ही सब कुछ होती। क्या मेहनत सब कुछ होती है? क्या मूर्खतापूर्ण बात है? एक व्यक्ति एक करोड़पति घर में पैदा हो गया, क्या मेहनत करनी पड़ेगी उसको? उसका जीवन पहले से ही सुधरा हुआ है, एटलीस्ट भौतिक। और एक गरीब घर में पैदा हुआ, वो कितने चांसेस है कि उसमें से कोई मोदी बन जाएगा? कितना? करोड़ों में से एक। भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें। और वो भाग्य जो है वो आपका प्रारब्ध ही है। कई बार लोग पूछते हैं कि मैंने तो इस जीवन में कुछ बुरा नहीं किया, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? वो प्रारब्ध है, वो भुगतना ही पड़ेगा। हमारी पूरी कुंडली प्रारब्ध है। आजकल बड़े बड़े अलग अलग टर्म्स ज्योतिष में यूज करके अलग अलग पैकेजेस बेचे जाते हैं कि आपका कर्मा ठीक कर देंगे, आपका पास्ट कर्मा, पता नहीं क्या क्या चीजें। मेरे पास कुछ महीने पहले किसने कुछ बोला था, मैं हिल गया सुन के कि क्या बोल रहे हैं। फिर मेरे को समझ आया कि वो क्या बोलना चाहते हैं। वो अतीत में कुछ जोड़कर उसको बताते हैं, उसको अलग से पैकेज करके कोई बेच रहा था। पास्ट कर्मा, पेंडिंग कर्मा करके कुछ कर। पूरी कुंडली आपकी पेंडिंग कर्माज है, पूरी कुंडली आपका प्रारब्ध है। ये समझना पड़ेगा आपको। कहाँ जन्म लिया आपने? एक व्यक्ति जो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल परिवार में जन्म लिया, वो 20 साल भी अपना करियर ना बना पा रहा है, फिर भी उसको एक यंग व्यक्ति कह के कि आने वाला चेहरा है, आज भी प्रेजेंट किया जा रहा है। तो वो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, वो जब तक चाहे तो वो अपना करियर बना सकता है, क्योंकि उसको कमी नहीं, वो प्रारब्ध के साथ पैदा हुआ है। और एक व्यक्ति है जो बहुत मेहनत करके ऊपर पहुंचा है, आज भी उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये प्रारब्ध होता है, ये प्रारब्ध होता है, और ये हम सबको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर केतु का प्रभाव प्रारब्ध की तरफ लेके जाएगा, प्रारब्ध को समझाने की तरफ लेके जाएगा। और आप में से कई लोग, यकीन मानिए, ज्योतिष या फिर कोई शास्त्रीय ज्ञान अवश्य उसकी तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे केतु का प्रभाव पंचम पर थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि मैंने कहा था गुरु का प्रभाव लग्न पर है, ये संतान प्राप्ति का योग करता है। लेकिन डायरेक्ट कोई गुरु का प्रभाव पंचम पे नहीं है, लग्न पर है, अच्छा। लेकिन केतु का प्रभाव पंचम पर, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है संतान प्राप्ति के लिए। इसलिए अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है और दिक्कत दिख रही है, नहीं हो रही कंसीविंग नेचुरल, बिना टाइम वेस्ट किए डॉक्टर्स के पास जाइएगा। क्योंकि गुरु का प्रभाव 1 साल तक है, खैर कुछ टाइम आगे निकल जाएंगे, लेकिन ये टाइम संतान प्राप्ति का अच्छा है। लेकिन इसको ज़ाया कर दिया और एज भी अगर निकलती जा रही है तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो उसको टाइम को वेस्ट मत कीजिए। केतु का प्रभाव लग्न पर है, ये पेट के रोग आदि बहुत तंग करते हैं इसके कारण व्यक्ति को। तो अपने सेहत पर, अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। ओवरऑल ये केतु का गोचर भी ज्ञानमय करेगा आपको। लेकिन हाँ, एक चीज मान के चलेगा, नवम के केतु अवरोधक होते हैं, तो ना ऑब्स्टिकल थोड़े से ये केतु के कारण आएंगे। और नवम भाव बॉसेस का है और पिताजी का है। पिताजी के लिए बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है, स्पेशली अगर कोई बुरी दशांतरशा उनकी चल रही है। ये ऐसा नहीं कि आपके कारण कुछ नेगेटिव होता है माता पिता के लिए, वो इंडिकेशन आता है कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में भी कुछ ऐसा प्रभाव आ रहा होगा। अगर है तो उनको ज्यादा केयरफुल रहने के लिए बोलेगा। लेकिन बॉसेस से तो संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, बॉसेस आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो अपने बॉसेस से जितना डिप्लोमेटिक रह सकते हैं उतना रहिएगा। शनि भी प्रभाव दे रहे हैं, केतु भी और गुरु भी। आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए ना इससे अच्छा टाइम मिल ही नहीं सकता। मैं यकीन से कह रहा हूँ, कई लोग धनु वाले शास्त्र, अध्यात्म, शास्त्रीय ज्ञान, ज्योतिष आदि मंत्र साधना, इसमें अपने आप को लिप्त करेंगे और अवश्य बहुत अच्छा लाभ उनको उससे प्राप्त होगा। राहु और केतु पे बृहस्पति पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। और मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि जब ये सबके गोचर पूरे हो जाएं वीडियोस, तो मैं सम्मिलित होकर राहु केतु बृहस्पति शनि इनका क्या प्रभाव रहेगा 1 साल तक, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद 23 मई को बुध का गोचर होगा और बुध छठे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये भी अच्छा ही है आपके लिए, क्योंकि छठे घर के बुध अच्छे माने जाते हैं, काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर उच्च के होते हैं, तो ये भी अच्छा प्रभाव है। 10वें घर के स्वामी अर्थ त्रिकोण में है, करियर में अच्छा करने का, काम करने का मौका मिलेगा। कुछ लोग तंग कर रहे थे, उनसे निकलने का, उनसे पार पाने का मौका मिलेगा। और लीगल केसेस में तो छठे घर के बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जो छोटा मोटा कोई केस चल रहा था उसको खत्म, समाप्त करने का मौका देंगे। कोई इलाज नहीं मिल रहा था किसी चीज़ का, कोई हेल्थ इश्यूज तंग कर रहे थे, उनसे भी निकलने का यहाँ पर अवसर दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ आ गए। सप्तम से 12वें में है, ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, बहुत सचेत रहेगा। मैंने कहा था कि छठा भाव डाइवोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सप्तम से 12वां है। और यहाँ पे सप्तमेश भी है और बुध अदालती कार्रवाइयों के कारक है। अगर ऑलरेडी बहुत दिक्कत चल रही है मैरिड लाइफ में, तो यहाँ पे बहुत सचेत रहने की अनिवार्यता है। अचानक से चीजें बहुत बिगड़कर डाइवोर्स की तरफ जा सकती हैं, बहुत केयरफुल रहने की आपको यहाँ पर आवश्यकता है।
अदरवाइज देखा जाए तो ये समय भी आपका बहुत अच्छा ही दिख रहा है कई एरियाज में। इसके बाद एक गोचर और होगा, होगा 31 मई को, लेकिन वो शुक्र का होगा और वो हम अगले महीने में सम्मिलित करेंगे क्योंकि वो 31 तारीख है, महीने का अंतिम भाग है। तो ये महीना बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से एसिडिटी, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, एंग्जाइटी और लोअर बैक में बहुत दर्द इस महीने आपको रहने वाली है। चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना भी आपका अच्छा ही दिख रहा है, श्रेष्ठ दिख रहा है। यहाँ पे कई बदलाव होंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, दोनों ही प्रकार के होंगे। सबसे पहला जो प्रभाव होगा, जैसे मैंने कहा, शुक्र का होगा। 31 मई को उनका गोचर हो चुका होगा, तो 1 जून से ही उनका इम्पैक्ट हम ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहली बात तो पंचम के शुक्र अच्छे ही माने जाते हैं, लक्ष्मी के कारक है, लक्ष्मी स्थान में आ रहे तो धन ही बढ़ेगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के योग बन जाते हैं यहाँ पे, और वो क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, तो ये धन की वृद्धि, लक्ष्मी की वृद्धि, आइडियाज़ की वृद्धि सब दिखाते हैं। और यहाँ से बैठकर वो सीधा अपनी ही राशि को देख रहे हैं, अपने ही भाव को देख रहे हैं, यानी कि कोई बहुत पुरानी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, कोई बहुत पुराना जो काम अटका हुआ था वो पूर्ण हो सकता है, और करियर में वृद्धि। और जैसा मैंने कहा, ये भौतिकता के कारक हैं और भौतिकता के भाव को देख रहे हैं, यानी कि भौतिक सुख में बहुत इजाफा हो सकता है। वो छठे घर के स्वामी है और छठे से 12वें बैठे हैं। ये इंडिकेट करता है कि कोई अगर आपका लीगल केस चल रहा था तो उसको सॉल्व करने में बहुत सहायता मिलेगी। स्पेशली अगर कोई कैश या कोई पैसे का केस था तो वो आपके फेवर में भी जा सकता है। नया रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। स्टूडेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उनका ध्यान भटकेगा, पंचम के शुक्र ध्यान गलत जगह पर लेके जाते हैं। अदरवाइज ये अच्छा ही है, अच्छा ही लाभ दिख रहा है, लेकिन ध्यान देना है कि शुक्र यहाँ पर पाप कर्तरी में आ जाएंगे, एक साइड सूर्य एक साइड शनि, तो ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, अदरवाइज अच्छा है। इसके बाद बुध का गोचर होगा 6 तारीख को, 6 जून को, और वो आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा है क्योंकि अपनी ही राशि में बैठ रहे हैं और यहाँ पे भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और राजयोग भी बना रहे हैं। 2 केंद्रों के स्वामी हैं, 10वें से 10वें में आ गए, यानी कि प्रमोशन, सप्तम भाव प्रमोशन का है। और यहाँ पे दोनों ही केंद्रों के स्वामी सप्तम में साथ में बैठे हैं। ये बहुत कम होता है कि चारों केंद्रों के स्वामी आपके साथ में बैठ गए। 4 केंद्र, 1 4 7 10, 1 4 के स्वामी गुरु और 7 10 के स्वामी बुध, ये बहुत रेयर होता है। तो यहाँ पे, और जैसे मैंने कहा, ये समय ही ऐसा है, गुरु शनि का प्रभाव लग्न पर और सप्तम में बुध गुरु, ये पूरे जीवन का अर्थ बदलने वाला एक योग हो सकता है। खैर बुध बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा निर्णय लेने का समय है। प्रॉपर्टी, बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, प्रमोशन के लिए योग बन जाते हैं। इवन जॉब चेंज के बहुत अच्छे योग यहाँ पर आपके बन रहे हैं, तो अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। अब मैरिड लाइफ में फिर भी थोड़ी परेशानी चलती रहेगी, केयरफुल रहेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, बुध और छठा भाव ये कहीं ना कहीं डाइवोर्स की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे बुध का इन्वॉल्वमेंट है, तो बच के रहेगा। वो जो हीट ऑफ द मोमेंट होता है ना कि अब नहीं साथ में रहना, डाइवोर्स ही ले लो, फिर वो चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज बहुत अच्छा, बिजनेस के लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ है, और करियर में भी जैसा मैंने कहा प्रमोशन का योग बन जाता है। तो दोनों मिलकर यहाँ से आपके लग्न भाव को देखेंगे तो बुद्धिमता, श्रेष्ठता, उत्तमता, नॉलेज, हर चीज़ में वृद्धि आपके दिख रही है। तो ये बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाएगा। बस ध्यान देना है कि राहु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव बुध पर स्पेशली बुद्धि खराब करने वाला होता है, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है और राहु भ्रमित करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर बच के रहिए। अदरवाइज ये जो प्रभाव है, स्वभाव है, अच्छा ही दिख रहा है आपके लिए। इसके बाद 7 जून को होगा थोड़ी खतरनाक चीज़, वो है मंगल का केतु से मिलन। ये बन जाएगा अंगारक दोष। अब क्योंकि वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, मंगल नवम में है, तो भाग्य धन आदि के लिए सबसे अच्छा है। यहाँ से बैठकर वो अपनी राशि को देखेंगे तो विदेश जाने का मौका मिलेगा, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ेंगे। लेकिन मंगल केतु नवम में, ये थोड़ा सा पिताजी की सेहत पर नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। ऑलरेडी केतु का यहाँ पे आना अच्छा नहीं होता, मंगल का प्रभाव भी बुरा दिखा रहा है। बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। आप देखेंगे जून का महीना आपके बॉसेस आपके पीछे ही पड़ जाएंगे, मतलब कि वो एक टाइम होता है ना, वो दुश्मन ही बन जाते हैं। स्पेशली अगर दशा खराब है तो आपके पीछे ही पड़ जाएंगे। तो बहुत केयरफुल आपको जून के महीने में रहना पड़ेगा।
पिताजी की सेहत का भी बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे केतु मंगल नवम में आता है ना, कभी कभी भाग्य कुछ टाइम के लिए साथ देना बंद कर देता है, तो इसलिए ज़्यादा भाग्य पे डिपेंडेंसी मत रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी अच्छा है, पंचम के स्वामी पंचम से पंचम में और भाग्य स्थान में, और मंगल है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा है, और हायर स्टडीज या रिसर्च के लिए, क्योंकि केतु आगे तो रिसर्च के लिए अच्छा। पर पिताजी की सेहत, बॉसेस से संबंध पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर किसी बड़े व्यक्ति से बहस मत कीजिएगा, किसी ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक चीज़ें करता है बिल्कुल उनकी निंदा मत कीजिएगा। निंदा वैसे भी नहीं करनी चाहिए, निंदा करना तो सबसे ईजी काम है, लेकिन उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं, तो निंदा मत कीजिएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मंगल का प्रभाव आपके तीसरे घर पर भी, जहाँ पे राहु भी है। अब ये क्या करेगा ना कि आपको बहुत ओवर एक्साइटमेंट में लेकर जा सकता है, अति उत्साहित कर सकता है, तो अपने अति उत्साहपन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज जैसे मैंने कहा ना, ये जो योग आपके लिए बन रहे हैं ये अच्छे हैं, परिपूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, इनका लाभ आपको अवश्य उठाना है। अच्छे योग हैं, इनका सच में आपको बहुत लाभ मिल सकता है। इसके बाद अगर हम देखें, अच्छा मंगल का एक प्रभाव चौथे घर पर भी, अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अपने घर की, अपने प्लॉट की, अपने घर का रेनोवेशन कराना है, कोई कंस्ट्रक्शन करानी है, बहुत अच्छा योग है। लेकिन शनि चौथे घर में, मंगल का प्रभाव, घर में कलह कलेश, माता जी की तबीयत, बहुत बड़े झगड़े, फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, और घर में चोरी का योग भी बन जाता है। मंगल की चोरी में बहुत प्रधानता होती है, तो मंगल का प्रभाव घर में चोरी आदि भी आपकी हो सकती है, तो बहुत केयरफुल रहेगा। माता जी की सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। शनि चौथे घर में आ रहे हैं तो वैसे ही माता जी की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। मंगल का प्रभाव और नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। क्योंकि मंगल पंचमेश और 12वें घर को देख रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। तीसरे घर पर मंगल का प्रभाव वैसे ठीक ही होता है, लेकिन राहु यहाँ पे है ना, तो फिर वो ओवर एक्साइटमेंट, अपनी हदें ना जानना, अपनी लिमिटेशन ना जानना, वो भी तंग कर सकते हैं। इसके बाद 22 जून को बुध का गोचर होगा, और बुध नहीं, इसके बाद 15 जून को सूर्य का गोचर होगा। बुध का बाद में होगा, पहले सूर्य का गोचर होगा। सूर्य आपके सप्तम में ही आकर विराजमान हो जाएंगे और बुध के साथ बैठ जाएंगे, ये भी ठीक है। राजयोग बन रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा, क्योंकि दो केंद्रों के स्वामी, यही चारों केंद्रों के स्वामी त्रिकोणेश के साथ बैठ गए। अगर देखिए, बॉसेस से जो प्रॉब्लम है सबको नहीं आएगी, जिनकी दशा उस प्रकार की, जैसे सूर्य की ही चल रही है, चंद्रमा की चल रही है, केतु की चल रही है, मंगल की चल रही है, उनके प्रॉब्लम बॉसेस से ज़्यादा ही। अदरवाइज तो ये प्रमोशन का योग बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ आपका बन जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। पद प्राप्ति, पॉलिटिक्स में एंट्री, बड़े स्तर पर अपना नाम बनाना, सबके लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है। और 3 ग्रह मिलकर जब लग्न को देखेंगे, बल्कि शनि भी देखेंगे, केतु भी देखेंगे, अपने जीवन का रूपांतरण करने का एक मौका यहाँ पर आपको मिल सकता है। लेकिन सूर्य भी सप्तम में मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं है, तो मैरिड लाइफ पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। राहु का प्रभाव भी है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, मन भटकना दिखाता है। राहु का प्रभाव, इसका अगला जो गोचर होगा बुध का होगा, और बुध आपके अष्टम में आ जाएंगे 22 जून को। अष्टम के बुध धन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो अचानक से बड़ा धन यहाँ पे भी दिख रहा है, और सप्तमेश है, तो अगर बिजनेस करते हैं, कुछ 2 नंबर का काम है, तो और भी लाभ मिलेगा। और 10वें के स्वामी अष्टम में है, अपने से लाभ में, यानी कि अचानक से सैलरी बढ़ सकती है। और लग्न से अष्टम में है, ये फिर से जॉब चेंज का योग बनाता है, और यहाँ से वो धन स्थान को देखेंगे तो गुप्त धन की वृद्धि, पैतृक संपत्ति या इंश्योरेंस आदि से लाभ मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं, इन सभी का लाभ उठाइएगा। इसके बाद एक गोचर और होगा शुक्र का, लेकिन वो महीने के एकदम अंत में है, 28 या 29 जून को है, तो उसका जो प्रभाव है वो अगले महीने आएगा, तो वहीं पर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये 3 महीनों का विवरण आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। अब उपाय पर नज़र डाल लेते हैं। अब उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार ही करने हैं। कब करने हैं, वीडियो देखिए उसके बाद कभी भी कर सकते हैं, और अगर हो सके तो किसी गुरुवार को कीजिएगा, वरना जब भी समय मिलता है इसको कर सकते हैं। पहला उपाय, किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी मंदिर आदि में कुछ धार्मिक पुस्तकों का दान करना है, और किसी भी मिष्ठान का भी आपको दान करना है, मिठाई आदि का। और फिर उस मंदिर में ही बैठकर आपको ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना, और मंदिर में दक्षिणा देके आनी है। दूसरा उपाय, आपको शिवलिंग का शुद्ध दूध से, जिसमें शक्कर, जो भूरा होता है, वो चीनी नहीं, भूरा जो शक्कर होती है, उसको मिलाना है, और महादेव का अभिषेक करना है। फिर गंगा जल से अभिषेक करके सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण करनी है, और फिर वहीं पर बैठकर ओम पंचतत्वाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। 2 घी के दिए अर्पण करने हैं,
और दक्षिणा देके आनी है मंदिर में। और इसके साथ ही आपको गौशाला में गुड़ का दान करना है, कितना ही आपके ऊपर है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।